बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी एतबार से मुल्क के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर आने वाला दिन मुल्क के लिए, रियासत के लिए एक गिनावने अंदाज के अंदर आ रहा है। अदालत के मामलात क्या हैं, पार्लियामेंट के मामलात क्या हैं और अवाम के हालात क्या हैं, सियासी पार्टियों के मामलात क्या हैं। अगर मजबूरी सूरत हाल को देखा जाए तो हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर साबित होता जा रहा है। एक तो हालात की निशानदेही करना, जब तक हालात का पता न चले, जब तक ये मालूम ना हो कि हालात क्या हैं, तो उसको सुधारने की भी कोई सूरत हाल के लिए आदमी सोच भी नहीं सकता है। पार्लियामेंट के अंदर मुत्तफिका तौर पर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, तारीख इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI और जितने भी पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी जो जमातें हैं सियासी, जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है, उन सब ने मुत्तफिका तौर पर कुछ तरामीम किए हैं। उन तरामीम में से एक तरमीम खत्म नबूवत के हवाले से भी थी। तो खत्म नबूवत का ताल्लुक चूंकि मजहब से था और एक हसास मामला था, जब बार बार उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई तो फिर उलमा उठे और मिंबर और मेहराब से आवाज आने लगी और हुकूमत को उन तरामीम को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको काफी नहीं समझा, बल्कि उनके जहन के अंदर ये बात थी कि ये काफी नहीं है, जो साजिश करने वाले हैं वो बेनकाब होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसमें वजीर कानून को बरतरफ किया गया और वादा किया गया कि हम इस साजिश को 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये खाली एक तरमीम की बात है। उसके बाद कोई बहस मुबाहिसा, कोई मामला सामने नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजा जफरुल हक को हुकूमत ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि कमेटी की सरबराही आप करेंगे और जो रिपोर्ट पेश होगी वो आप फिर अवाम के सामने लाओगे। राजा जफरुल हक ने कमेटी की मीटिंगों के नतीजे के अंदर मीडिया के ऊपर खुलेआम ये बात की कि बहुत बारीकी के साथ साजिश की गई थी और खत्म नबूवत के मसले को हलफनामे से निकाल दिया गया था और जो होशियारी की गई थी हमने उसको पकड़ लिया और वो रिपोर्ट मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ के हवाले कर दी और अभी तक वो उनके पास है।
कोर्ट ने मुतालबा किया कि वो रिपोर्ट हमें भेज दी जाए, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी पेश नहीं हुई है। अब अगर कोर्ट एक साइड के ऊपर ये दावा करे कि हम खत्म नबूवत के मुआफिज हैं, हम उनको माफ नहीं करेंगे, और दूसरी साइड के ऊपर उसको मीडिया के जरिए से मालूम हो कि वो रिपोर्ट मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ के पास है, और उनके अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो राजा ज़फ़रुल्लाह से कहे कि जो आपने उसको रिपोर्ट दी थी उसको हम बुला रहे हैं ताकि हमें जो रिपोर्ट मिल जाए। चूंकि जलाओ घेराव किया गया और रोड बंद किए गए, वज़रा के जो है ना घरों के ऊपर हमलों की पोजीशन पैदा हो गई, तो उस वक्त इन मसले का जो है ना इन्होंने ये तदारुक निकाला कि चलो कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाए। जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं, उसने भी वाज़ेह तौर पर एक साइड के ऊपर इल्ज़ाम फौज के ऊपर डाला कि ये जो धरना है फैजाबाद के अंदर, ये GHQ के दरवाजे पर क्यों नहीं हो रहा है। अब मसला ये है कि ये बात जज को उस वक्त मुनासिब लगती थी कि अगर साजिश GHQ वाले करते। एक वक्त ऐसा था कि जनरल ज़िया-उल हक बहुत ही ज्यादा पावर में थे, सारे उलमा भी उनके साथ थे, अवाम भी साथ में थे, सियासी पार्टियों को भी अपने साथ मिलाया हुआ था। लेकिन जब खत्म नबूवत का मसला आया और कुछ लोग उनके खिलाफ उठे, तो जनरल ज़िया-उल हक ने घुटने टेक दिए और कादियानियों के खिलाफ एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया कि आज तक कादियानियों की उनसे जान नहीं छूटती है। वो कहते हैं कि हमें इंसानी हुकूक भी हासिल नहीं है, लेकिन उस वक्त चूंकि मामला डिक्टेटर का था, शुबह ज़िया-उल हक के ऊपर था, तो ज़िया-उल हक के खिलाफ एहतजाज किया। अब अगर पार्लियामेंट ने एक काम किया है और पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि ये काम हमने किया है और हुआ है, साजिश भी हुई है, तो GHQ जो फौज का हेडक्वार्टर है, वहां जो है ना किसी को धरना देने की क्या जरूरत है। अगर उस जज के दिलो दिमाग के अंदर थोड़ी सी भी समझ बूझ होती तो वो ये कहता कि जो लोग अदालतों को समझते हैं कि ये अदालतों का किरदार कुत्तों वाला है, जो फौज हमें हमारे पीछे जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है, यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, जो ये समझते हैं कि अदालतों को फौज ने हमारे पीछे लगा दिया है, तो अदालतों को चाहिए था कि वो इनसे कहते कि आप हमारे खिलाफ बक करने की बजाय आप GHQ के गेट के ऊपर जाके जो ना एहतजाज करो, जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये हक उनको तो पहुंचता था, लेकिन जो खत्म नबूवत के हवाले से मामला था, उसका जज को इस तरीके से हक नहीं पहुंचता था कि वो ये बोलता। अब मसला खाली खत्म नबूवत का नहीं है, मसला ये है कि उन तरामीम के अंदर ये नुकात मौजूद हैं कि जो हलफनामे के अंदर
अपनी प्रॉपर्टी जाहिर की जाती थी कि मेरे एक आदमी कौमी असम्बली का मेंबर बनता है, सेनेट का मेंबर बनता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे कि वो दर्ज कर दे कि मेरी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, ताकि जो है ना वो फारिग होकर जाए तो पता चले कि उसकी प्रॉपर्टी बड़ी तो नहीं है, उसमें इजाफा तो नहीं हुआ है। इस तरीके से उसने कहीं कर्जे लेके माफ तो नहीं कराए, क्योंकि ये असम्बली के जो मेंबर हैं इनका काम यही है कि पैसा खर्च करके असम्बली में पहुंचते हैं और फिर जो है ना वहाँ उनका जब वो बनता है एक, फिर बैंकों से कर्जे लेते हैं और फिर माफ भी करवा देते हैं ताकि वो मामला भी क्लियर हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी हो। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब फार्म के अंदर उनका इंदराज होता था। उस इंदराज को इन्होंने बिल्कुल फार्म से निकाल दिया है। अब जब उन मामलात को फार्म से निकाल दिया है तो नवाज शरीफ को जिस बुनियाद के ऊपर नाअहल करार दिया है कि आपने इकामा शो नहीं किया, अभी इन्होंने क्या किया है कि वो कानून ही बदल दिया है कि शो करना ही नहीं है, शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल करार दिया है, उसकी नाअहलियत की बुनियाद ही खत्म कर दी है। सादिक और अमीन का जो माना है वो यही है कि एक आदमी जब लिखेगा कि मैंने जो है ना कोई बैंक से कर्जे माफ नहीं कराए, मेरी दूसरी जगह जो है ना नेशनैलिटी नहीं है, मेरी जो है ना इतनी जायदाद है, अगर जो है ना उसको कभी जायदाद से ज्यादा उसका जायदाद निकले, उसकी नेशनैलिटी निकले, उसका कोई इकामा निकले, उसके कोई और मामलात निकले जो फार्म के अंदर दर्ज है उसके अगेंस्ट के अंदर, तो उसके ऊपर फिर 62-63 का जो दफा है उसका इतलाक होगा, उसकी वजह से वो नाअहल होगा। लेकिन जब रिटर्न के अंदर उससे कोई हलफनामा ही नहीं लिया जाएगा, उसका दर्ज करना ही जरूरी नहीं होगा। जजों को ये मालूम ही नहीं है कि दफा 62-63 जो है इसकी तो बुनियादी सारी जमातों ने मिलकर खत्म की हुई है, इसकी कोई बुनियाद रही नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आदमी के ऊपर आप पाबंदी लगा दो कि आप घर के अंदर किसी मरकज के ऊपर वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना नाम नहीं लिख सकते हो, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हो, और वहां से आपने फिर क्या कर दिया, वो बाहर जाके अपना नाम लिख रहा है या किसी जमात का जो है सरबराह बन रहा है। अब जमात की सरबराह के लिए जो अदलिया ने अभी फैसला दिया है कि भाई नवाज शरीफ जमात की सरबराही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो नाअहल है। क्यों नाअहल है? इसलिए नाअहल है कि इसने झूठ बोला था, और अब इन्होंने पोजीशन ऐसी कर दी है कि वो जो है ना अगर इकामा की जो है ना वो जिक्र ही नहीं करें तो नाअहल और एल होने के लिए वज़ीर आज़म के लिए भी वो बात नहीं छोड़ी है। यानी मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए उसको नाअहल करार देने का जो आर्डर जारी हुआ है, एक साइड पर तो वो आर्डर है जो बाहर के लिए है, लेकिन अंदर के लिए अगर अब कोई वज़ीर आज़म बनेगा और वो इकामे का जिक्र नहीं करेगा तो वो नाअहल नहीं होगा। तो ये एक किस्म का आईनी बोरान बनेगा कि नहीं बनेगा?
रियासत का जो ये फैसला है और जजों को पता ही नहीं है। जज बेचारे उन मामलात को समझते ही नहीं है कि हकायक क्या है। उन्होंने तो एक लकीर को देख के जो है ना फैसला देना होता है कि ये मेरे सामने ये बात आई है, ये ठीक है या गलत है। और पूरे पार्लियामेंट की जो बुनियाद है दफा 62-63 का, वो तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया है। और उसके अंदर अकेला नवाज शरीफ नहीं है, उसके अंदर जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान, सिराजुल हक, चौधरी शुजात, ये जितनी पार्टियों के सरबराह हैं वो सब के सब शामिल हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं ये समझता हूं कि इस स्टेज से अगर वो बात जाएगी जो कोई भी नहीं करता है, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे कि इंशाल्लाह यहां से कोई रोशनी फैलेगी। जिस चीज की जरूरत हो उसको हाईलाइट किया जाएगा, तो फिर जो लोगों को हकायक का पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो सहाफत होती है, सहाफत के लिए लिख के देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर सियासी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक साबित होगा या होगा, तो वो सहाफत के लिए क्या होगा, नाअहल होगा। वो कानूनी तौर पर सहाफत नहीं कर सकता है। एक वकालत होती है, वकील को जो पैसे देगा वो उसकी कानूनी जो मदद कर सकेगा कानूनी तौर से करेगा। लेकिन सहाफत वाला जो ना ये नहीं कर सकता कि आपने किसी को पैसे दे दिए और वो आपके लिए वकील के तौर पर इस्तेमाल हो। अब मेरे नजदीक सहाफत के अंदर सबसे बड़ा जो शोबा है, इदारा जो है सहाफत का, वो जंग और जियो का है। बहुत बड़ा इदारा है, उसमें हर किस्म के सहाफी हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। लेकिन सहाफत का जो इदारे का मजमूई किरदार है, ये सहाफत वाला नहीं है, ये मुहिमजोई वाला है, ये वकालत वाला भी नहीं है। वकील जो है ना उस हद तक नहीं जाता है जिस हद तक सहाफत की हैसियत से ये लोग जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो जंग की बड़ी खबर ये लगी थी कि हामिद सईद काज़मी ने करप्शन का एतराफ कर लिया। अब अगर एक आदमी जेल के अंदर हो, पुलिस की उसको मार पड़ रही हो, वो रिमांड के ऊपर हो या रेंजर ने उसको रिमांड के ऊपर लिया हो या दूसरे इदारों ने उसको उठा के वो लेके गया हो और रिमांड के ऊपर रखा हो, अगर वहां से ये खबर आती है कि उसने एतराफ जुर्म कर लिया है, तो फिर वो एतराफ जुर्म अदालत में काबिल कबूल नहीं होता जब तक मजिस्ट्रेट या जज के सामने कोई ये एतराफ नहीं करे कि मैंने ये जुर्म किया है। क्योंकि तशद्दुद के जरिए से एक आदमी खौफ से तशद्दुद को बर्दाश्त न करते हुए एतराफ जुर्म कर सकता है और वो एतराफ जुर्म काबिल कबूल भी नहीं होता और मोतबर भी नहीं होता। हामिद सईद काज़मी आजाद था, वो पुलिस या किसी की कस्टडी में नहीं था, वो एतराफ जुर्म कर ही नहीं सकता था। इसलिए मेरे पास
जब बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज से एजाज सिद्दीकी आए, मुझे लगता है कि 6-7 बजे का टाइम था, तो जंग के अंदर बड़ी लीड देखकर मैंने कहा कि ये जंग वालों ने फ्रॉड किया है, ये गलत खबर लगाई है। तो मेरा मुंह तक्का रह गया कि यार मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि जंग की इतनी बड़ी खबर को इस तरह से टुकरा रहा हूं। फिर 8 बजे तकरीबन जब टॉक शोज का टाइम आया तो हामिद सईद काज़मी को किसी ने उठा के बुलाया हुआ था और बात करवा रहा था। तो हामिद सईद काज़मी का पहला जुमला ये था कि मैं हल्फिया कहता हूं कि मैंने एक पाई की करप्शन भी नहीं किया है। तो एजाज भाई दम बदखुद रह गए कि यार जंग के अंदर इतनी बड़ी खबर, और वो उसको मेरी करामत समझो या मौजदा समझो या जो है ना एक बसीरत समझो, वो समझने लगे। मैंने कहा कि ये मेरा मौजदा नहीं है, ये कोई करामत नहीं है, ये शेख चिली वाली बात है। शेख चिली जो है ना जिस शाख पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो एक शख्स ने उसको कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। उसने जा तेरा बाप बड़ा वली था, गिर जाऊंगा। जब वो शाख काटते काटते बिल्कुल करीब में पहुंच गई तो आदमी तो निकल गया, शेख चिली नीचे गिर गया। अब उससे जो है ना अपने जख्मों को नहीं देखा, पहले उसने उस शख्स को पकड़ लूं, इसको वक्त से पहले का पता चल जाता है। अभी मेरे गिरने का भी इसको पता था। ये कोई विलायत की बात तो नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है कि जिस शाख पर आदमी बैठा हो उसी को काट रहा हो। अगर एक आदमी करप्ट होगा वो थोड़ा इतराफ करेगा कि मैं करप्ट हूं। उस बुनियाद के ऊपर मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अब जो इदारा उसके बाद भी उसने अपने जुर्म का इतराफ नहीं किया, यहां तक कि हामिद सईद काज़मी पता नहीं 3, 4 साल 5 साल जेल में रहा, अभी वो बरी हो गया है। अब ये सजा जो उसने बेगुनाही के अंदर भुगती है, उस वक्त भी हमारे एक मेहरबान है कारी आलादाद साहब, हामिद सईद काज़मी के हम मसलक और पड़ोसी भी उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हामिद सईद काज़मी ने वाकईतन करप्शन नहीं की है, ब्यूरोक्रेसी ने की है और इस बेचारे को फंसा दिया है। जब वो रिहा होके अब आया है, जिसने उनके खिलाफ ये मुहिम जोई की उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। एक पागल पठान वकील था, परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जब वकीलों की तहरीक जो है ना बहुत जोरों पर थी, उसने परवेज मुशर्रफ के वकील के चेहरे के लिए काला स्प्रे लेके आया था और अचानक उसको मौका मिला और उसके मुंह के ऊपर जो है ना काला स्प्रे कर दिया। मैं ये समझता हूं कि इस ग्रुप के उन जिम्मेदार लोगों को लाइन के अंदर खड़ा करके इनका खाली एक दफा मुंह काला किया जाए और इतराफ कराया जाए कि हमने गलती की है। हमें जो है ये मुहिम नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है, अब नवाज शरीफ को क्लियर दिखाने के लिए कि नवाज शरीफ साफ सुथरा है, उसके साथ अदालत ज्यादती कर रही है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उसके लिए मुहिम जोई हो रही है, और ऐसे मासूम बन गए कि वकील तो क्या, एक इंसान के लिए अगर ये कहा जाए कि वो गड्डी से जो ना दूध निचोड़ रहा है तो वो अपनी तौहीन समझता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो नहीं समझते हैं। लेकिन अगर गधे से दूध निचोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर तो हर आदमी समझेगा ना कि ये मेरी बड़ी तौहीन है।
मैं ये समझता हूं कि जंग वाले ऐसे ही कर रहे हैं अभी। तलत हुसैन, शाहजेब खानजादा, लेकिन के अंदर कोई दूसरी खातून थी जो प्रोग्राम की होस्ट है, वो नहीं थी। ये तीनों के मैंने प्रोग्राम सुने और तीनों का खुलासा ये था कि ये शरीफ बिरादरी ये बहुत बेकसूर है, खामखा इनके ऊपर वो डाले गए हैं। अब राजा परवेज अशरफ जो था, उसके दौर के अंदर उसने बिजली का एक मुआहदा किया, इफ्तिखार चौधरी ने उसके खिलाफ अदालती कदम उठाया, उस पर पाबंदी लगा दी, उसको काम नहीं करने दिया। अब पूरी तफसील उसकी पेश कर दी कि देखो अदालत की मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उस वक्त आप जियो और जंग का रिकॉर्ड उठा के देखो, उस वक्त तो ये इफ्तिखार चौधरी के साथ कह रहे थे कि ये करप्शन कर रहे हैं, और वो जितना नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात यह कि एक ब्यूरोक्रेट को जब नेब ने पकड़ लिया तो उसके साथ उसको जोड़ रहे हैं। भाई अगर माशी पॉलिसी को कोई हुकूमत तश्कील दे और रेंट के ऊपर कोई प्लान लेके आए, उसका और किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ने का कि भाई वो करप्शन कर रहा था या उस करप्शन में इन्वॉल्व है, इसका तो उसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा करके पेश कर रहे हैं कि देखो अदालत ने वो गलती की थी, अभी फिर ये कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन को 3 महीने तक रेंजर का ताल्लुक विफाक के साथ है, और चौधरी निसार कहता था, मुस्लिम लीग नून वाले ने बार बार इस बात का इजहार किया कि शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम हुसैन ये करबों के जो है ना चोर है। अब उनको पकड़ के भी ले गए, 3 महीने अपने पास रखा, वो अभी भी नेब के उसमें है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर किसी और को नेब उठाए तो वो अगर नहीं भी चोर हो तो वो ठीक है, और अगर इनका कोई बंदा उठाए और पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ बगावत के ऊपर आमादा हो कि भाई हम काम ही नहीं करेंगे, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि एक कदावर आदमी है, उसके बगैर बहुत जवान और ताकत वाला पहलवान लगता है, और दूसरा उसके सामने फालिज ज़दा खड़ा है। तो जब लड़ाई होगी, तू मैं होगी, किसको जो है ना खतरा होगा कि वो पिटेगा? फालिज ज़दा को या पहलवान को? फालिज ज़दा को खतरा होगा ना। अब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये तीनों मिला के, और पंजाब 60% है। अगर पंजाब से वज़ीर आला होता है, वो 60% का हुक्मरान होता है, और बाकी तीनों सूबों में से किसी का वज़ीर आज़म होता है, वो 40% का होता है। तो एक पहलवान होता है और दूसरा जो है ना वो फालिज ज़दा की तरह होता है, उसको धक्का दे, उसको जो भी मामला उसके साथ करे, वो 40% भी पूरा नहीं होता है। ये 40% को आप डिवाइड करो 3 के ऊपर, तो कितने बनते हैं? 14%, 15% जो है ना। अब 13% जो है ना 60% के मुकाबले के अंदर 13 पंजी 65, 5 गुने कद वाला होगा तो उसका मुकाबला कर सकता है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मैं कराची में बैठ के बात कर रहा हूं,
कि पंजाब के अंदर कम से कम 2 सूबे बनाए जाएं। जो सराइकी बेल्ट है उसको बिल्कुल अलग सूबा बनाया जाए। जब ये अलग सूबा बनेगा फिर ये बैलेंस का जो तवाज़ुन है ये थोड़ा पूरा होगा। और सराइकी बेल्ट को, मुल्तान को सिर्फ सूबा नहीं बनाया जाए बल्कि इसको दारुल खिलाफा बनाया जाए। अगर मुल्तान दारुल खिलाफा होगा तो क्वेटा और लाहौर और पेशावर और कराची के बीच के अंदर होगा। ये दारुल खिलाफा सबके लिए करीब होगा और वहाँ के जो GHQ है, डेरा गाजी खान भी मुल्तान का हिस्सा है, करीब में कोई सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ GHQ मुंतकिल किया जाए। जब मरकज के अंदर आ जाएगा तो फिर बहुत सारे मामलात ठीक भी हो जाएंगे। अब अगर गिलगित बल्तिस्तान को जरदारी ने सूबा बना दिया तो सूबे के हुकूक तो उनको नहीं हासिल है। पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के और सिंध के और पंजाब के बराबर 50-50, 25-25 सेनेटर हैं। पंजाब के भी 25 सेनेटर हैं और सिंध के भी 25 सेनेटर हैं, बलूचिस्तान के भी 25 हैं और पख्तूनख्वा के भी 25 हैं। अब 40% को आप 75 सेनेटर दे रहे हो और 60% को आप कितने दे रहे हो? खाली 25, उनको 75 दे रहे हो। तो ये पंजाब के साथ जुल्म है कि नहीं है? अगर उनको 25 की बजाय 50 मिल जाए तो ये उनके साथ इंसाफ होगा। जहाँ उनके साथ जिस बात के ऊपर ज्यादती है उस ज्यादती भी पूरी होनी चाहिए। बाकी जो सूबे हैं वो खुद बहुत छोटे छोटे हैं। महाजरों का अगर ख्याल हो सूबा बनाने का तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिंध के दारुल खिलाफा के ऊपर बैठकर उसको के ऊपर कब्जा करके बोले कि ये सूबा बन गया। सूबे के लिए मुतालबा वो करता है जो पसमानदगी के अंदर होता है। अगर महाजर, ये कराची जो है ये तो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था, तो बाद में इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। सिंध का भी था और अब सिंध का है। तो अगर इसके ऊपर कब्जा किया जाए और बाकी लोगों को कहा जाए कि भाई आप अपने लिए, तो ये मुनासिब होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि तरपारकर के अंदर जाओ, खुद को वहां बात करो, फिर पसमानदगी की बुनियाद के ऊपर आप मुतालबा करो कि आप हमें सूबा दे दो तो ठीक बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप किसी का सर काट दो, बोलते कि भाई डर तुम्हारा है। बात चीजों के अंदर थोड़ी सी कोई ना कोई मंतक होती है। उस मंतक की बुनियाद के ऊपर अब अगर सराइकी सूबे की बात की जाए तो उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद भी है और बहुत बड़ा एरिया भी है, और उसको आप मरकज बनाने की बात करो, वो सबसे ज्यादा पसमानदा है। वहां उनकी पसमानदगी भी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सिंध के अंदर आपकी जो पीपल्स पार्टी है ये एक शाही खानदान है। पंजाब के अंदर नून लीग है जो अलग की पैदावार। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको डिक्टेटर ने पैदा किया हो। अब जब इस्टेब्लिशमेंट
इन दोनों जमातों से तंग आ गई। अब एक तीसरी जमात तहरीक इंसाफ पैदा की गई, उसका ताल्लुक भी पंजाब के साथ है। लेकिन स्टेब्लिशमेंट के पैदा करदा जमातों ने पहले से मुल्क का कौन सा भला किया है, कौन सा मुल्क को खुशहाल बनाया है कि अब और हम इस पर जोर आजमाई करें और जमातें बनाएं, मजीद जो है ना स्टेब्लिशमेंट की जमातें बने। राव अनवर एक बहुत बहादुर, तकड़ा और ताकतवर इंसान था। MKM बहुत ताकतवर जमात कराची की। जब फारूक सत्तार को रेंजर ने पकड़ लिया तो उसको ये कहा कि आपको राव अनवर के हवाले करें या अपने पास रख लें, नहीं अपने पास रख लो, क्योंकि राव अनवर का जो रिकॉर्ड था वो बहुत जाबराना, जालिमाना, तशद्दुद वाला था, सिर्फ खौफ खाता होगा। इस राव अनवर को किसने हटाया? वजीरिस्तान की एक कौम ने, जिनको महसूद कहा जाता है, उसका एक फर्द राव अनवर ने मार दिया और वो लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आज तक राव अनवर मफरूर है। मैं कहता हूं कि इससे इन्होंने अपनी क़ियादत साबित की है कि बगैर किसी से उलझने के और किसी से मामलात उलझाने के अपनी डिमांड भी पूरी कर ली और एक ताकतवर शख्स को बिल्कुल किनारे लगा दिया या मंजर से गायब कर दिया। ये उनका कमाल है। मेरी ये चाहत है कि इस तहरीक की जो बुनियाद बने उसको आइंदा के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वो गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन तालीम याफ्ता है और कौम का दर्द रखता है। मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, गपशप भी नहीं लगी है, गायबाना एक दूसरे को कभी अलेख सलेख भी नहीं किया है। लेकिन मैं क्यों कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि अगर उसको पाकिस्तान के अंदर तहरीक की बुनियाद के ऊपर खड़ा किया जाए कि इसको हमने वज़ीर आज़म बनाना है और उस देशों को आने वाले इलेक्शन के अंदर जो तालीम याफ्ता भी हो और कभी सियासत में भी इन्वॉल्व नहीं रहे हों, ये जो मशहूर खानवादे हैं इनसे भी उनका कोई ताल्लुक नहीं हो, बिल्कुल आम फर्द हो लेकिन उसके अंदर तालीमी काबिलियत भी हो और वैसे भी इस्तिदाद हो और आइंदा आने वाले वक्त के अंदर कौमी असम्बलियों को इन लोगों से भर दिया जाए, यही लोग आ जाएं। तो 2 इलेक्शन के अंदर अगर ये लोग आ गए तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निचले तबके से हैं और निचले तबकों के दर्द को जानते हैं, उनकी तकलीफ को जानते हैं, उनकी गुर्बत को जानते हैं, उनकी भूख को जानते हैं, उनके साथ जो रियासत और गैर रियासती अनासर और जो बड़े लोगों की तरफ से मजालिम होते हैं, ये उन सब से वाकिफ होते हैं। अब आप बताएं कि अगर एक शख्स के ऊपर ये नाम रखा जाए कि इसको आइंदा वज़ीर आज़म बनना है तो महसूद कबीला अपने लिए उसको फख्र नहीं महसूस करेगी। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि यार हम बड़े हैं, हम मलिक हैं, हम कबायली अमादीन हैं, हमने पहले जो है इलेक्शन लड़े हैं, हमने जीते हैं, हम अलमबरदार रहे हैं,
हम कहते हैं कि हम उनसे उनके मनसब नहीं छीनते हैं, उनका मनसब उनके पास रहे। लेकिन अगर कोई एक फर्द उन्हीं से निकलकर पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है तो उनसे उनकी पगड़ियां ऊंची होंगी या कम होंगी? अगर वज़ीरिस्तान से हो तो सारे वज़ीरिस्तान के जितने भी 4-5 सीटें हैं सब उनको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबायली हमायदीन होंगे, अगर कबायली इलाकाजात से जो है ना कोई वज़ीर आज़म होगा तो कबायली इलाकाजात वाले खुश नहीं होंगे। अगर पठानों से कोई होगा तो पठान खुश नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर खाली पठान खड़े हो गए और उस तहरीक के साथ उनकी एफिलिएशन हुई तो ये जो कादरी जो ना धरने देता है, इनकलाब की बातें करता है, जिन लोगों को मुलाजिम रखा हुआ है उनके साथ ये जिनको किराए के ऊपर जो है ना वसूल किया जाता है, उनके जरिए से बड़ा इनकलाब आएगा या किसी कौम के जरिए से आएगा? फिर इसका नाम महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से हम क्या कर देंगे? मजलूम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। और ये मजलूम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पख्तून इतने मजलूम नहीं है। मजलूम जो है ना सराय के इलाके के लोग ज्यादा मजलूम हैं, जो अपने जवान बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते हैं, जिनकी जवान बच्चियां अदालतों के सामने खुद को जलाती हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। रिकॉर्ड पर कई ऐसे वाक़ियात हैं। अगर उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर मोहम्मद बिन कासिम सिंध को, जो उस वक़्त उसका दौर खिलाफा मुल्तान था, वो एक बच्ची की, एक खातून की इज्जत को बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए वो अरब से आके जो है मुल्तान तक आता है और पूरा सिंध फतह करता है, तो क्या हमारे लिए शर्म का मकाम नहीं है कि हम हल्की सी तहरीक से और बहुत सारी बच्चियों की इज्जतों की जो है ना हिफाजत कर सकते हैं? अगर आज हमने नहीं की तो आने वाले कल को हमारी बच्चियां भी महफूज नहीं होंगी। ये आग जब फैलती है तो सबको लपेट में लेती है। आप जो ना टीवी के ऊपर देखते हो, पहले इक्का दुक्का वाक़ियात होता था, फिर सालों में एक होता था, फिर महीने में एक होता था, फिर हफ्ते में एक होने लगा। अभी रोजाना की बुनियाद पर एक एक नहीं कई वाक़ियात जो है ना रिकॉर्ड पे हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? और उसके लिए करने के लिए अंदर एक तो ये कि जो तरामीम की गई हैं खत्म नबूवत के हवाले से, जो लोग उठे थे और फिर बैठ गए, अगर दोबारा जो है ना लोग उठेंगे तो खाली खत्म नबूवत के लिए नहीं उठेंगे। खत्म नबूवत के साथ जितनी तरामीम की गई है जिससे सियासी कायदीन को, कौमी और असम्बली और सेनेट के मेंबरों के लिए जो चोरी का दरवाजा खोला गया है और सब ने मुतफिका तौर पर खोला है, उसके लिए एक जमात काफी नहीं है। इसके लिए कौमें उठेंगी, तहरीक होगी, फिर जाके जो ना ये खिला जो है ना ये दोबारा जो है ना आ सकेगा। अगर आज कौम नहीं उठी तो आने वाले वक्त के अंदर ये आपकी अदलिया भी हाथ बांध के इनके सामने खड़ी होगी और फौज भी उनके बटमैनों का किरदार अदा करेगी। फिर इनके सामने कोई उठ नहीं सकेगा। अगर ये लोग कोई साफ सुथरे हों, पाकबाज हों, नवाज शरीफ के ऊपर चौधरी निसार नवाज शरीफ का दोस्त है, उसने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर आसिम हुसैन की वीडियो मेरे पास है। उसने इकरार किया है कि मैंने सारे जराइम किए
वो वीडियो भी कौम के को दिखाई जाए और कौम के सामने रखी जाए। अगर वाकईतन चोर हो तो जो चोर की सजा हो वो डॉक्टर आसिम हुसैन की हो। लेकिन अगर वो कहे कि जबरदस्ती से मुझसे करवाया गया तो फिर हम दुनिया के सामने पेश करें कि वो काबिल कबूल है कि नहीं है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है उसने वज़ीर आज़म की हैसियत से पूरा जो है ना कौम के सामने अपनी सफाई पेश की। अगर उनके ऊपर किसी ने जिबर किया हो तो कौम को बता दे कि भाई MI ने ISI ने फौज के फलाने इदारे ने मेरे कंपनी पर जो है ना पिस्तौल रखी और कहा कि ये फाइल जो है ना उठा के ले जाओ और पढ़ के सुना दो वरना तो मैं मार दूंगा। अगर उसके साथ हुआ है तो ये तहरीक सबसे पहले उसके पुष्ट पर खड़े होगी, उसकी जान छुड़ाएगी। लेकिन अगर उसको मजबूर नहीं किया गया है और मीडिया के दौर पर जिस लेकिन के प्रोग्राम के अंदर उसने सना बुचा के प्रोग्राम में मरियम नवाज ने 2011 के अंदर कहा था कि कमाल है ये मेरी जायदाद कहां से लेके आए, मेरे और मेरे भाइयों के जो है ना पत्नी प्रॉपर्टियां कहां से ये निकाल के लाए। बैरून मुल्क तो छोड़ो, हमारे पास तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसी लेखन के अंदर उस प्रोग्राम का हवाला दिए बगैर ये सफाई पेश की जा रही है कि हसन और हुसैन नवाज को दादा ने कमाया था और उसने डायरेक्ट उनको दे दिया, तो उसमें नवाज शरीफ बेचारे का क्या कसूर है। और उसी प्रोग्राम के अंदर जियो के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर हुसैन नवाज ने यह भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी ये मेरी है, मैंने ली है, खरीदी है, मैं कारोबार करता हूं, कारोबार से मैंने ली है। दादा उसके कौन से सन में फौत हो गए थे, वो कतरी खत पता नहीं कहां से लेके आए। कितनी शर्मनाक बात है अगर एक आदमी कौम के सामने मीडिया की सतह पर ऐसा मुजरिम साबित हो कि एक एक फर्द को पता हो कि ये जो है ना इसे चोरी की है और उसके बावजूद वो खुद को बेगुनाह और पाकबाज और साफ सुथरा साबित कराओ, तो आखिर जो दूसरे कसूरवार लोग हैं उनका फिर क्या कसूर है। आसिफ अली जरदारी को 11 साल सजा के बावजूद कुछ साबित हुआ ना हुआ ये तो कोर्टों का मामला है, लेकिन उसे सजा तो काटी, उसके बावजूद भी वो कहते रहे कि हम चौकों पर लटकाएंगे। और इनको अभी कोई सजा नहीं हुई है, सजा अभी हुई नहीं है, एक दिन जेल की सजा भी नहीं हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को तो थोड़ी देर के लिए सजा तो दे दी थी, इनको तो वो सजा भी नहीं दी है। और अभी से जो ना ये शोर कर रहे हैं कि हमारे साथ जो ना ज्यादती हो रही है, तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं चल सकता है। और खाली पाकिस्तान के चलने की बात नहीं है, बात यह है कि जो निचला तबका है जिनके साथ रियासत के अंदर जो मजालिम होते हैं, रियासत उनका कोई भी उनको इंसाफ नहीं दिला सकती है, उनको जालिमों से नहीं बचा सकती है। रियासत का मकसद क्या होता है, अब एक आदमी कितना भी बड़ा बदमाश बन जाए और दूसरा आदमी कितना भी कमजोर बन जाए, रियासत का काम क्या होता है कि वो बड़ा बदमाश भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। उसके लिए उसके पास पुलिस होती है, उसके पास फौज होती है, उसके पास अदालत होती है, और ये सारे मामला जो है ना रियासत के पास होते हैं। वहां जो है ना वो कमजोरों को
पूरा पूरा उसका हक दिलाते हैं। कराची के जो महाजर हैं माशाल्लाह, अल्ताफ हुसैन को जो है ना खूब वोट दिए। अब एमक्यूएम की पूरी क़ियादत ने अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया, फिर एमक्यूएम की पूरी क़ियादत ने फारूक सत्तार को निकाल दिया। अब एक दूसरे पर इल्जामात भी लग रहे हैं कि तुम उसके साथ हो, उसके साथ हो। हम ये कहते हैं कि काफी अरसे तक तुम्हें मौका मिला, लेकिन तुमने इस कौम को वो नहीं दिया जो दे सकते थे। हम ये नहीं कहते कि आप वज़ीरिस्तान के पठानों को लाके या सिंध से किसी को लाके या पंजाब से किसी को लाके या बलूचिस्तान से किसी को लाके कराची से जितवाओ। यही जो तुम्हारे उर्दू स्पीकिंग है, यही जो तुम्हारे महाजर हैं, उसमें क्या शरीफ लोग नहीं है? क्या वो लोग नहीं जिन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया हो, जिनके पास कौम का दर्द हो? और खाली महाजरों से नहीं, चाहे वो सराइकियों का एरिया हो, चाहे वो हज़ारा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा हो, हर जगह से जो नए आदमी आने चाहिए। और नए आदमी की बुनियाद ये हो कि जो तहरीक वो लोग सियासत में उस तरह से इन्वॉल्व ना हो जिस तरीके से मुरवजा तौर पर होते हैं, वो कड़े होने की ख्वाहिशमंद भी ना हो, उनको जबरदस्त से कड़ा किया जाए, उनको कड़ा करने पर कायल किया जाए कि तुमने कौम की खिदमत करनी है। फिर जब एक मंशूर जो है ना लोगों के सामने आ जाएगा कि हमारा ये मंशूर है, मोटी मोटी बातें ये हैं, हमारी दाखिला पॉलिसी ये होगी, हमारी खारजा पॉलिसी ये होगी, तो उसके नतीजे के अंदर आजकल मीडिया का दौर है। जब किसी कौम का रुझान किसी साइड पर हो जाता है तो उसके सामने फिर बड़े बड़े जो बिल्ड हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो बिल्कुल जीरो बन जाती हैं। और मुझे ये यकीन है कि अगर अच्छे अंदाज में हम उठे, कौम को सही मंशूर दिखाया, सही तरीके से लोगों को उठाया, तो फिर जाके क्या होगा कि ये तहरीक कामयाब होगी। महसूदों के अंदर 3 कौमें हैं, एक का नाम मंजाई है, दूसरे का नाम बलोलजाई है और तीसरे का नाम शमन खेल है। ये मंजाई और बलोलजाई जो है ये खुद को कहते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं। बहादुरी हमें विरसे में मिली है, तलवार और बंदूक ये हमें विरसे में मिली है। और जो शमन खेल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये सियासी लोग हैं। मैंने एक पठानों का एक कौल नकल किया था कहीं अब्र रहमत के अंदर, किताब के अंदर, चंद साल पहले जो किताब शाया हुई है। किसी वक्त सिराजुल हक ने भी इसको नकल किया कि पहले बंदूक का टाइम था तो तुम लोगों ने बंदूक उठाई, अब कलम का टाइम है तो कलम उठाओ। तालिबान के टाइम के अंदर तालिबान तहरीक ने शमन खेल कौम को बुलाया, उनको कहा कि तुम लोगों के अंदर कोई जुर्रत भी नहीं है, गैरत भी नहीं है, तुम महसूद भी नहीं हो, तुम पठान भी नहीं हो, बिल्कुल बेकार हो। कोई ना कोई तो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो उनमें से एक सादा आदमी था, उसने जवाब दिया कि हम गैरत वाले भी हैं, हमें बहुत मजा भी आता है तहरीकों में शामिल होने के लिए, हम पठान भी हैं, हम महसूद भी हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है कि हमारे अंदर चोरों और डकैतों की कमी है, वो नहीं है हमारे अंदर। उनको ये बता दिया कि ये जो दूसरे 2 हैं ना, इनके अंदर जितने चोर और डकैत हैं ये तालिबान बन गए, हमारे अंदर तो ये है नहीं, इसकी कमी है हमारे अंदर। तालिबान को
रियासत के इदारे के जो लोग हैं वो इस तरह का जवाब नहीं दे सकते थे, इस तरीके से लाजवाब नहीं कर सकते थे। तो अगर ऐसा फर्द निकलेगा और कौम की जो है ना क़यादत करेगा, कौम की दुखों को, दर्दों को आला रियासती इदारों तक पहुंचाएगा, तो उसके नतीजे में मैं समझता हूं कि एक अच्छा इनकलाब इंशाल्लाह बर्पा हो सकता है। कोई सवाल जवाब किसी को करने हो तो? मेरा सवाल ये है कि मैं आलिम के पास गया था, उसको मैंने ये बोला था कि दरगाह पे औरतें जा सकती है, उसने बोला नहीं। बोला मर्द, बोला नहीं। मिला वो तो वलीउल्लाह है, उसके बाद क्यों नहीं जा सकते? बोला तुमको क्या पता वो क्या दफन है, गधा है या घोड़ा है? बोला जो जिंदा जो वली है आलिम, उन लोग की खिदमत करो, उन लोग के पास जाओ, इल्म हासिल करो। तो आप इसके बारे में कुछ दोबारा सवाल तो रहे? मेरा सवाल ये है कि आलिम के पास में गया था कि कब्रिस्तान औरतें जा सकती है, औरतें? हाँ औरतें। तो उसने बोला नहीं। तो मिला जो मज़ारों पे जाती है, तो उसने बोला औरतें तो औरतें, आप भी नहीं जा सकते। मेरा वो तो वलीउल्लाह है। तो बोलता है ये तुमको क्या पता वो क्या दफन है, घोड़ा है या गधा है? तो बोला जो यहाँ वलीउल्लाह है, मौलवी, उन लोग से मिलो, उन लोग से इल्म हासिल करो। तो इसके बारे में आप आज़ादों के बारे में कुछ बताओ। अरबी का एक अरबी की कहावत है, लिन्नासी फी माया शिकूना मज़ाहिबु, कि जो लोग जिस तरह के लोग होते हैं, हर एक का अपना अपना एक रास्ता है। जिससे कोई मोहब्बत रखता है उसका एक अपना अपना रास्ता है, सबके जुदा जुदा रास्ते हैं। हमारे जिस कौम का मैं कह रहा हूं ना कि उसको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, उसके फर्द को, उसका जो सेनेटर है उसका नाम है मौलाना साले शाह, और हमारे पास उनका बड़ा आना जाना था, एक दूसरे को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक दिन एक ड्राइवर मेरे साथ बैठा था, उस ड्राइवर ने मुझे कहा कि मौलाना साहब ने ऐलान किया कि जो आप ये तीजा करते हो, 40वां करते हो, जुम्मे की खैरात करते हो, सालाना करते हो, इसका शरीयत के अंदर कोई जवाब नहीं है। ये आप ऐसा करो कि मदरसों के तालिब इल्मों को जो उसके पैसे बनते हैं वो उठा के दो, और यही दीन है। तो लोगों ने कहा कि बात ठीक है, ये लोग दीन की खिदमत करते हैं। बोले कि जब उसके पास अभी कोई पड़ोसी जाता है तो वो उनको कहता है कि ये मेरे लिए है या तालिब इल्मों के लिए है? बोले वो शर्म के मारे बोलता है कि आपके लिए है। ये तो उनके ऊपर जो है ना वो एक अखलाकी दबाव पड़ जाता है। मसला ये है कि ये हकीकत है कि जो मज़ारात हैं उनका हमें कुछ भी पता नहीं है। एक रिवायत है कि अल्लाह के वली हैं, लेकिन उलमा हज़रात एक दूसरे से जितनी नफरत सिखाते हैं, एक मसलक के जो मस्जिद वाले होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस्लाम के अंदर खाना काबा का जो तवाफ है, खाना काबा की क्या हैसियत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन का दिल अगर तोड़ो
तो उसका इतना गुनाह है कि खाना काबा को 10 दफा गिराने से ज्यादा गुनाह है। लेकिन एक मौलवी कभी ये सोचता है कि किसी गरीब जिसका गुजर बसर ना हो, जिसका कोई पुरसान हाल ना हो, उसको खाना काबा के लिए उम्रे पर जाने से ज्यादा उसको तरजीह दे कि जो उसके आसपास गरीब रहते उनको खुश कर दे। कभी मौलवी ने ऐसा किया है? अगर ये ऐसा करेंगे तो लोग मज़ारात के पास नहीं जाएंगे, इनके पास आएंगे। अब मसला ये है कि ये तो जो गुरबा हैं उनकी ज़कातों को भी दबा देते हैं, और जो एलुला के नाम पर जो मज़ारात बने हुए हैं वहाँ पर जब गरीब जाता है तो उसको लंगर का खाना भी मिल जाता है। पेट भरकर जी भरकर जो है घर में नहीं खा सकता है, लेकिन मज़ार पर उसको खाना मिल जाता है। अगर अवाम की तरफ से दी हुई खैरात ज़कात उसको ये उलमा लंगर के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये भूखे लोग, गरीब लोग और जो आजतमंद होते हैं वो वहां जाने के बजाय इनके पास आएंगे। इंसान तो बहुत मफाद परस्त होता है ना, जहां उसको मफाद नजर आता है। मौलाना फजल रहमान है, इसको आप क्रेन से जो है ना बड़ी बड़ी जंजीरें डालकर और फजल रहमान से नवाज शरीफ से जुदा करना चाहो तो नहीं जुदा होगा, क्योंकि वहां उसको मफाद नजर आता है ना। तो कहने से तो कुछ नहीं होता है, आप वैसे बन के दिखाओगे तो फिर मामला बनेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि लोगों के लिए हम नफा बख्श साबित हों, बातें करने वाले नहीं हो खाली। बात समझ में आई? और कोई सवाल? आगे आ जाएगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि महसूद कबाइल वगैरह जो भी हैं उनको उनमें से एक वज़ीर आज़म सेलेक्ट किया जाए, कि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है ब्यूरोक्रेसी ने जो कायम किया हुआ है कि हर आदमी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करता है लेकिन करते नहीं है, सिर्फ लफाजी है उनकी पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ वगैरह, पर नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेगा कि सिस्टम चेंज हो। इस सिस्टम में रहते हुए आपने कहा कि इलेक्शन कराए जाएँ और वोटिंग के ज़रिए से इलेक्ट हो के यानी कि वज़ीर आज़म इलेक्ट हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कि सिस्टम को जिन्होंने कैप्चर किया हुआ इसके पीछे जो हाथ है टेक्नोक्रेट्स का हाथ है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम चेंज हो। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए वोटिंग सिस्टम जो है हमारा बना हुआ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्शन अगर कराया जाए रहते हुए इसके अंदर तो वज़ीर आज़म इलेक्ट? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये जो ना लोगों को पता ही नहीं होता कि इन्होंने क्या कवानीन बनाए। अभी यही तो मैंने बताया कि इन्होंने चोरी से सारे कवानीन बदल दिए हैं। खत्म नबूवत का मामला सामने आ गया, बाकी मामला तो सामने आया ही नहीं है। कौम को पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या तब्दीली की है, और जिस तरीके से इन्होंने ये मामला चोर दरवाजे के लिए में जाने के लिए खोले हैं, अगर कोई दूसरे बंदे आएंगे अक्सरियत से कामयाब होंगे तो क्या होगा कि वो भी जो चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे अच्छे कवानीन ला सकते हैं, और जो इन्होंने जो ना हटाए उनको वो दोबारा उसके अंदर ले आएंगे। पहले तो मुमकिन है कि कोर्ट जो है ना वैसे भी इनके ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दे। जो इन्होंने कवानीन चेंज किए हैं, मुमकिन है कि कोर्ट की भी आंखें खुलें। हमने पहले जो ना कोर्ट की आंखें खोलने के लिए ही बात की
कि भाई जो आप कर रहे हो छोटी चीज के पीछे लगे हुए और बड़ी चीज को तो हमने छोड़ दिया है। तो ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं। तब्दील इसलिए नहीं होता है कि लोग हिम्मत नहीं करते हैं। अब देखो यहां जो है ना MQM वाले उठे, रेंजर्स वाले नहीं चाहते थे कि ये कामयाब हों। ये कमर जमील नवीद जो है, जो नबील के बोल के उसके ऊपर जो है खड़ा था, वो कितने भारी अक्सरियत से जीत गया। हालांकि सारी सियासी जमातें नहीं चाहती थी कि ये लोग आए। अगर आवाम चाहती है तो न रियासत उनका रास्ता रोकती है, न रोक सकती है, और न सियासी जमातें उनका रास्ता रोक सकती है। लेकिन आवाम के सामने तो आज तक कोई आया नहीं है ना। हमने जो पेश किया है उनके लिए भी बड़े हार्डल रहे हैं। यानी हर आदमी जो है ना चौधरी बना हुआ है, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि कोई नया आदमी बन के जो ना चौधरी बन जाए। लेकिन जब तहरीक होती है, जब कौम जाग उठती है, जब कौमों के अंदर जो है ना बेदारी की लहर दौड़ती है, फिर ये सारी चीजें बदलती हैं। और ये तब्दीली का सबसे बेहतरीन रास्ता है। आज लोगों को मालूम नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो जो था उसके मुकाबले के अंदर जमात इस्लामी का जान मोहम्मद अब्बासी लाड़काने से कागजात दाखिल कराने के लिए गया तो कमिश्नर ने उनको उठा लिया, उसको अपने मुकाबले में खड़े भी नहीं होने दिया। हालांकि अगर वो खड़ा हो जाता तो उसको वोट फिर भी नहीं मिलने थे, उसकी जमानत भी जब्त हो जाती, शायद उसको कोई इक्का दुक्का वोट भी ना मिलता। लेकिन ये भी उसको तौहीन लगती थी कि उसके मुकाबले के अंदर दूसरा खड़ा क्यों हो। तो इतना बड़ा डिक्टेटरशिप उस जनरल जो है कि उसमें भी नहीं था, जितने जो है भुट्टो के खमीर में बना हुआ था। जरदारी साहब ने अभी कल एक बात मैंने सुनी, वो कह रहा था कि अकलौता बेटा जो है ये भी बाप होता है। तो सब हंसने लगे। मैंने कहा कि गलत बोला है इसने, अकलौते बेटे तो बहुत के होते हैं। जिस लड़के की माँ आपकी सियासी कायद हो तो उस लड़की का जो आपका बेटा होगा वो भी आपका सियासी कायद होगा। मसला असल में ये है, बात समझ में आ रही है? अकलौते का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपकी बीवी जो है ना आपकी कायद थी, तो आपकी बीवी का बेटा भी आपका कायद होगा। फिर सिंधियों को अच्छा लगेगा ना। और दूसरी बात ये कि कल ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया और बार बार जो है ना वो मीडिया पे चल रहा था कि आसिफ जरदारी और क्या कर लेगा, उसकी बीवी कत्ल हो गई, उसका बदला तो ले नहीं सका, तो और क्या तीर मारेगा। मैंने कहा कि अगर कोई समझदार आदमी पीपल्स पार्टी में होता या मीडिया में होता तो उसको जो ना ये पूछता कि भाई बेनजीर भुट्टो के जो कातिल थे उसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा से टीम बुलाई, तब भी पता नहीं चल सके कि कौन है कातिल। तहकीकात भी हुई, सारे मामला जिन्होंने कत्ल किया उनने इतराफ भी नहीं किया, एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं। लेकिन उल्लू के पट्टे नवाज शरीफ को फैमिली के साथ परवेज मुशर्रफ ने बंद कर दिया। फौजी कूदे और वहां से जो है ना बकरे की तरह पकड़ कर ले गए और अडियाला जेल के अंदर बंद कर दिया। फिर वहां से उनको जलावतन करके भगा दिया। वो परवेज मुशर्रफ जब यहां से निकल रहा था तो अदालत चीख रही थी कि अगर आप नहीं छोड़ते हो, हमारे ऊपर बात नहीं डालो, तो आप पाबंद कर दो। तो उसको तो आपने पाबंद किया नहीं, तो बेगैरती तो तुम्हारी ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन जब हम हाईलाइट करेंगे हर एक की कमजोरी को तो फिर कौम को बात भी समझ में आएगी। अभी तो कौम जो है ना बेचारी गूंगी बनी हुई है या बेरी बनी हुई है, और जो सहाफती इदारे हैं वो किसी के लिए जो है ना एक तरबियत याफ्ता कुत्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, अपना उनका कुछ है ही नहीं।
जो उसको जो है ना हुश करे वो उसके लिए बोलते हैं। अगर शऊर के लिए कुछ करना है तो सबके लिए जो है ना बराबर की बुनियाद के ऊपर और सही बुनियाद के ऊपर बात करनी होगी, तो कौम का जो है ना शऊर भी बेदार होगा, उनको अकल भी आएगी।